हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि पार्ट होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। मार्केटिंग एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आज हम मैक्रो एनवायरनमेंट के उन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट Macro environment refers to those factors which are external forces in the company's activities and do not concern the immediate environment. Macro environment are uncontrollable factors which indirectly affect the concern's ability to operate in the market effectively. These include demographic, economic, natural, technological, political and cultural forces. The influence of these factors are indirect and often take time to reach the company. मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर करता है उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो एक्सटर्नल होते हैं और कंपनी के इमीडिएट एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होते। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी कंसर्न की एबिलिटी को मार्केट में इफेक्टिवली ऑपरेट करने में। जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और कल्चरल फोर्सेस। इनका प्रभाव जो पड़ता है कंपनी पर वो इनडायरेक्ट होता है और कंपनी में पहुंचने में टाइम लगता है। अब ये फैक्टर्स होते हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, the earth's natural renewable resources, that is forest, food products from agriculture, etc., and finite non-renewable resources, that is oil, coal, minerals, etc. Weather conditions, landscapes and water resources are components of an environment which quite often change the level and type of resources available to a marketer for his production. For example, India doesn't have enough petroleum resources and imports petrol and other products. The Gulf War drastically affected the supply of petrol and diesel in the country. This had a lot of implications for the companies consuming petrol products. अर्थ के कुछ रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जैसे फॉरेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स और कुछ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे ऑयल, कोल, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, लैंडस्केप्स, वाटर रिसोर्सेज जिनका लेवल और टाइप चेंज होते रहते हैं। जैसे वेदर हो गया, वो कभी भी चेंज हो सकता है, तो मार्केटर को हमेशा इसे ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर है किसी भी बिजनेस के लिए। तो मार्केटर को इन सब के लिए स्ट्रैटेजीज बना लेनी चाहिए। जैसे इंडिया के पास इनफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज नहीं है और पेट्रोल और अदर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती है इंडिया। जब गल्फ वार हुई तो इससे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई काफ़ी अफेक्ट हुई कंट्री में, तो इससे जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द पीपल। द रिवॉल्यूशन इन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन in general may make one's production out of tune with the current products and services. For example, new printing technology like laser printing and desktop publishing has already made the labor-intensive typeset printing uneconomical. अब ये तो सभी जानते हैं कि रोज रोज न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है मार्केट में, जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी को कोई यूज़ नहीं करता। रोज टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े चेंजेस आते जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी के आने से लोग न्यू टेक्नोलॉजी गुड्स की ही डिमांड करते हैं। जैसे जब से न्यू टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स आए हैं उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स की वैल्यू ना के बराबर कर दी। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस ब्रिंग इन न्यू पॉलिसीज एंड लॉज रेलिवेंट टू इंडस्ट्री। Government regulation continues with different intensities and the law and the rules framed thereunder are becoming complex.
Many areas of business are brought under one law or the other, and the marketer cannot escape from the influence of these laws. The tax law, for example, the sales tax, excise duty, income tax, etc., have direct bearing on the cost and prices of the products and services marketed. So also the policies relating to imports and exports. Since these factors affect all the units, they do not affect a single marketer alone. These are considered as the forces in the macro environment. पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. जैसे पॉलिटिकल चेंजेस से न्यू पॉलिसीज और लॉज आ जाते हैं जो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉलो करने पड़ते हैं, जिनके लिए वो बनाए जाते हैं, और इससे बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज अराइज होती है. बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा लॉ के अंडर कवर होते हैं और मार्केटर इसके प्रभाव से बच नहीं सकता. जैसे टैक्स लॉज, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, इनकी कॉस्ट पर डायरेक्ट बियरिंग होती है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज पर भी. और ये फैक्टर सारी यूनिट्स को अफेक्ट करते हैं, खाली एक मार्केटर को नहीं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अ मार्केटिंग मैनेजर generally studies the following factors and trends. Trends in gross national product and real income growth. Second, pattern of income distribution. Trend of consumer savings and how consumers like to hold their savings. That is either in the form of bank account, investments in bonds and securities, purchase of real estate, insurance policies or any other assets. Expenditure pattern and trends. Variations in geographical income distribution and its trends, borrowing pattern, trends and governmental and legal restrictions and major economic variables, example cost of living, interest rates, repayment terms, disposable income, etc. These factors determine the purchasing power along with savings and credit availability. Study and knowledge of economic forces is essential for preparing effective marketing plans. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मार्केटिंग मैनेजर इन फैक्टर्स और ट्रेंड्स को स्टडी करता है कि अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और रियल इनकम ग्रोथ में क्या ट्रेंड्स है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, कंज्यूमर सेविंग ट्रेंड क्या है और कंज्यूमर्स अपनी सेविंग्स कैसे होल्ड करके रखते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, बॉन्ड या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट परचेज करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं या किसी और एसेट्स में. लोगों के एक्सपेंडिचर पैटर्न्स क्या हैं, ज्योग्राफिकल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशंस और ट्रेंड्स, बोरोइंग पैटर्न, ट्रेंड और गवर्नमेंटल और लीगल रेस्ट्रिक्शंस, मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट टर्म्स, डिस्पोजेबल इनकम एक्सेट्रा. अब जो मार्केटर होता है वो इन फैक्टर्स को स्टडी करके डिटरमाइन करता है लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी सेविंग और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को, जिससे पता चल सके कि उनका प्रोडक्ट लोग परचेज भी कर पाएंगे या नहीं. अब इन चीज़ों की स्टडी और नॉलेज होना ज़रूरी है इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान्स बनाने के लिए. अगर मार्केटर इन फैक्टर्स की स्टडी प्रॉपरली नहीं करता तो इससे बिजनेस को रन करने में प्रॉब्लम आ सकती है. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. Demographics is the study of human population. Marketers are keenly interested in the demographic characteristics such as the size of the population, its geographical distribution, density, mobility trends, age distribution, birth rate, death rate, religious composition, etc. The changing lifestyles, habits and tastes of the population have potentials for the marketer to explore. For example, when both husband and wife go for jobs, the demand for gadgets that make housekeeping easier and semi-cooked food products increase. डेमोग्राफिक्स क्या होता है? डेमोग्राफिक्स जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. मार्केटर्स जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, मोबिलिटी ट्रेंड्स, एज डिस्ट्रीब्यूशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, उनका रिलीजियस कंपोजिशन एक्सेट्रा.
चेंजिंग लाइफस्टाइल हैबिट और पॉपुलेशन का टेस्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है मार्केटर के लिए। जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब के लिए जाते हैं तो ऐसे गैजेट्स की डिमांड इंक्रीज होगी जिससे हाउस कीपिंग ईजी हो। तो ये स्टडी करना मार्केटर के लिए ज़रूरी होता है जिससे पता चल सके कि उन्हें किस प्रोडक्ट पर फोकस करना है। नेक्स्ट इज सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। The social values and culture of an environment play a huge role in the functioning of the company. The socio-cultural forces link to factors that affect society's basic values, preferences, and behavior. The basis for these factors is formed by the fact that people are part of a society and cultural group that shape their beliefs and values. Religion is also an important component of culture, which has implications for the marketer. For example, Hindus worship the cow and do not eat beef. So the products made out of beef meat do not have demand. Thus, the culture of the society influences the consumption pattern to a certain extent. तो सोशल वैल्यूज़ और कल्चर होता है किसी एनवायरनमेंट का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी कंपनी की फंक्शनिंग में। सोशल कल्चरल फोर्सेस उन फैक्टर्स से लिंक होते हैं जो सोसाइटी की बेसिक वैल्यू, प्रेफरेंस और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स का बेसिस जो है वो ये है कि जो लोग हैं वो सोसाइटी और कल्चरल ग्रुप का पार्ट हैं जिनसे उनके बिलीफ और वैल्यूज़ बने होते हैं। रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कल्चर का। एग्जाम्पल के लिए हिंदूज काऊ की पूजा करते हैं और बीफ नहीं खाते, इसलिए यहाँ बीफ से बने प्रोडक्ट्स डिमांड में नहीं है और इस पर बैन भी है। इसलिए जो सोसाइटी का कल्चर होता है वो भी कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।